अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है, लेकिन सामरिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। द्वीपों की इसी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में द्वीपों में अंडमान निकोबार कमांड की स्थापना की गई थी। पिछले 22 वर्षों से कमांड ने न सिर्फ द्वीपों की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी बखूबी किया है। आमने सामने के इस कार्यक्रम में द्वीपों में अंडमान निकोबार कमांड की भूमिका पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह सर को। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि जो एशियाई दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र में आप अंडमान निकोबार के सामरिक महत्व को सुरक्षा की दृष्टि से कैसे आंकते हैं? इसके सामरिक महत्व को सुरक्षा की दृष्टि से आंकने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ये 836 द्वीप हैं और मैं समझता हूँ इनकी एक्चुअल महत्वता कारगिल युद्ध के बाद हमारे देश के हायर लीडरशिप को इसका एहसास हुआ था। मुझे जो ज्ञात है, वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करी थी पार्लियामेंट में 1999 में। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2000 में अपनी रिपोर्ट जमा करी थी और कैबिनेट ने इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए इधर अंडमान निकोबार कमांड खड़ा किया था 8 अक्टूबर 2001। तो इन द्वीपों का जो सामरिक महत्व है, इसका एहसास हमारे देश के हाई लीडरशिप को बहुत पहले हो गया था, मगर एहसास इसका दुनिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी होता है, जो कि बदलती रहती है। आज इस निर्णय जो कि 20-25 साल पुराना है, इसकी दूरदर्शिता का एहसास आज हमें सबको हो रहा है जब हम दुनिया में देख रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारे 836 द्वीप हैं, मगर ये सारे द्वीप हमारे भारतवर्ष की लगभग 30% इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है इनके वजह से, और 26% जो भारत की कोस्ट लाइन है इनमें समाई हुई। इनकी सामरिक महत्वता अपने आप ही इन आंकड़ों से सबको समझ जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत सरकार का जो निर्णय लिया गया था और सामरिक दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। दुनिया प्राचीन समय से समुद्रों पे ट्रेड चलता है, अलग अलग किस्म का ट्रेड समय के अनुसार, मगर ये समुद्रों में बहुत जो ट्रेड जाता है पूरब से पश्चिम की तरफ, सबसे ज़्यादा ट्रेड सिंगापुर से गुजरता हुआ मलक्का चैनल से जाता है और मलक्का चैनल से निकलता हुआ ये हमारा, जैसे ज्योग्राफी में बच्चे सीखते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री है और नॉर्थ की तरफ जाते रहते हैं, तो इक्वेटर से ऊपर 6 डिग्री चैनल जो है, जो मलक्का से निकल के इंडोनेशिया के ऊपर बंदर आसे प्रोविंस से नीचे से निकलता है। हमारा सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। इसके और इंडोनेशिया के बीच में सिर्फ 90 नॉटिकल माइल का फासला है जिसमें शिप्स जा सकती हैं। ये 90 नॉटिकल माइल से निकलता हुआ दुनिया का ईस्ट वेस्ट जाता हुआ 60 कोई आंकड़े बताते हैं, कोई 70% बताते हैं, मगर हमारे समझने के लिए काफ़ी है कि पूरे दुनिया का ईस्ट वेस्ट ट्रेड 60% से ज़्यादा ये हमारे कैम्बल बे से गुजरता हुआ 6 डिग्री चैनल में जाता है। और नॉर्थ में आएँ तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो 10 डिग्री चैनल है वो भी बहुत अहमियत रखता है, और ये 6 और 10 डिग्री चैनल के बिल्कुल साथ हमारे 836 द्वीप हैं। तो अगर मैं देखूं तो सामरिक महत्व सबसे ज़्यादा इन आंकड़ों से भी दर्शाया जाता है। इसके अलावा देश ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं इंटीग्रेशन के, थिएटराइजेशन के, जिसका एहसास अभी चाइना ने करा है, हाल ही कुछ पिछले वर्षों से पहले किया है, मगर हमें फ़क्र होना चाहिए कि ये जब इससे पहले दुनिया इनके बारे में सोच रही थी, 25 साल पहले हमारे सरकार ने ये इंटीग्रेशन और ये थिएटराइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खड़ा किया, जो आज बाकी देश के लिए अपने इंटीग्रेशन के लिए एक मिसाल बना हुआ है। देश का पहला यूनिफाइड कमांड भी है। सर, आपने अभी जो मलाक्का स्ट्रेट की बात की और आपने बताया किस तरह हमारे जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा आदान प्रदान होता है। हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं, तो ये जो ट्रांसशिप पोर्ट बनने से द्वीपों की सुरक्षा प्रणाली में क्या कोई चुनौतियां पेश आ सकती है और कितने हम सुरक्षित रहे? मेरे नज़रिए से ये बहुत ही अहम और बड़ा कदम उठाया गया। चाणक्य में अर्थशास्त्र में लिखा गया था, वो मगध के राजा, तुम्हारे बाउंड्री सुरक्षित हैं और तुम्हारे सैनिक तैनात हैं, कहने के लिए कि मतलब हमारी सुरक्षित बाउंड्रीज में ही देश के बाकी विकास की तरक्की हो सकती है। अगर हमारी बाउंड्रीज सुरक्षित नहीं हैं तो देश के बाकी विकास में हम क्या बात करेंगे। मैं आपको ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 836 द्वीप हैं ये अपने आप में भी नहीं हैं, हमारे विकास में भी बहुत
अहम भूमिका रख सकते हैं। हम 6 डिग्री चैनल जहां है उसको तो नहीं बदल सकते, मगर उसके पास हमारे मौजूद द्वीप का फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो बड़े बड़े शिप जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर लेके जाते हैं, उनको बहुत ड्राफ्ट जो नेवी बोलती है, जिसमें नीचे बहुत समुद्र की गहराई की ज़रूरत होती है, इतने भारी शिप होते हैं, ये हर एक पोर्ट में नहीं आ सकते। तो हम दूसरे देशों को पैसा दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारा ट्रांसशिपमेंट करते हैं, ये बड़े शिप से छोटे कंटेनर में डाल के हमारे अलग अलग बंदरगाह पे लेके आते हैं। हम दूसरे देशों को पैसा दे रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए। अगर हमारा इधर कल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, मेरे नज़रिए में ये बहुत ही दूरदर्शी कदम है। रही बात, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, आप भी अखबार पढ़ते हैं, कई लोग बोलते हैं ये इकोलॉजी, ये पेड़, ये चीज़ें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, आज़ादी तो 1947 में मिली थी। ये सारी चीज़ें हमारे देश के विकास के लिए हैं, मगर जब देश की बाउंड्री सुरक्षित रहेगी तभी देश का विकास हो सकता है। मेरे नज़रिए में ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, हमारे द्वीपों की सुरक्षा के लिए, हमारे बाउंड्रीज़ की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। हमारे आर्थिक विकास के लिए तो है ही है, मगर सबसे पहले जो हमारी डिफेंस की बात होती है। मैं आपसे अगर सिंगापुर की बात करूं, मैं सिंगापुर होके आया हूं। ग्रेट निकोबार जो हम जिस द्वीप की बात कर रहे हैं उससे छोटे साइज़ का है, उसमें कितने पेड़ कटे थे सिंगापुर में आबादी बसाने के लिए। आज कोई इसकी बात करता भी है क्या? न्यूयॉर्क में कितने पेड़ कटे थे उनका शहर बसाने के लिए। दिल्ली में कितने पेड़ कटे थे जब शुरू में दिल्ली राजधानी बनी थी उसमें और आज में। यस, ये बड़ी चीज़ें हमारे मंत्रालय हैं, अलग अलग कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, बाकी चीज़ें हैं, और बड़े ध्यान में रख के इन प्रपोजल्स, क्योंकि मुझे पता है इस पे सब लोग मुझसे सवाल करते हैं, हमारे पास हमें देश की लीडरशिप में उनके अलग सोच विचार के लिए जो लोग हैं तैनात हैं अपने पदों में, उनके काम पे भी उन पे विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें देश की सुरक्षा भी ज़रूरत है, विकास भी साथ साथ चाहिए। और फिर ऐसे जो हमारे द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार, आपने जैसे भी इतने सारे द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, और जहाँ पर आबादी भी नहीं है, कई सारे द्वीप है, आबादी तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो ऐसे में कुछ भी थ्रेट एक हो सकता है। और जैसा अभी कोको आइलैंड में जिस प्रकार से ऐसे बात निकला था कि वहाँ पर कुछ ढांचागत सुविधाओं का विकास कर रहा है चाइना, तो ये कितना हम इस चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि अंडमान निकोबार खास करके डिग्लीपुर नॉर्थ की बात करें, हम काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं, तो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ पेश हो सकती। मैं किसी देश के बारे में नहीं बात करना चाहूँगा। हम इधर तैनात हैं अपने आइलैंड्स और अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बड़े आइलैंड बताए, हाल ही में हमने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करी थी, तेरासा आइलैंड। कैम्बल बे की आबादी है, अखबार में मैंने पढ़ी थी 8,000 के करीब होगी, तेरासा में कुछ हज़ार होगी। आप मुझे बताइए, तेरासा जैसे आइलैंड में हम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए लगाएंगे क्या? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे क्या? हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जैसे हम्बनटोटा के पास बना था, और उधर ना आने जाना वाला हो या ना जाने वाला हो कोई, तो ये तो फिर इसका मतलब आपने विकास के लिए नहीं बनाया, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, किसी और नज़रिए से ही बनाया है। तो हम तो सैनिक हैं, हम ऐसी चीज़ों में हमेशा ध्यान देते हैं कि किस नज़रिए से हमारे आसपास कौन क्या कदम उठा रहा है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो इस पे सोचने के लिए अवगत है अपने अपने पोस्ट पे, इस पे ज़रूर ध्यान दे रहे हैं। मतलब अंडमान निकोबार कमांड यहाँ पर मौजूद है, और अंडमान निकोबार की मौजूदगी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, हमें इस चीज़ में बिल्कुल शक नहीं है। आपने हम्बनटोटा की बात की, अब हमारे यहाँ भी जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, अब उसका कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक हवाई पट्टी, यही एकमात्र हवाई पट्टी है, और उसका विस्तार भी किया जा रहा है, उसे मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है, और पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। और कई बार अब क्या है कि पर्यटन भी आते हैं, और ये पर्यटन यहाँ का मुख्य स्रोत है, और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ता है। तो कब तक ये मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा, और कब फुल फ्लेज जो है हवाई पट्टी मिल जाएगी, ताकि ये आवागमन सुचारू हो सके बिना अवरोध के? मैं आपको बताना चाहूँगा, इन द्वीपों के विकास के लिए सरकार ने, मेरा ख्याल है 2017 में, एक बहुत अच्छी एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का आयोजन किया था। हमारे माननीय गृह मंत्री की देखरेख में है, एलजी साहब उस पर उपाध्यक्ष भी हैं। हाँ, उपाध्यक्ष हैं। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ने बहुत सारे अपने प्रपोजल निकाले हैं। किसी आंकड़ों के मुताबिक 80,000 करोड़ से ज़्यादा इधर खर्च हो रहा है। टूरिज़्म सबसे बड़ा इसमें विकास का एक माध्यम होगा। हमारी जो ये हवाई पट्टी है, रिक्वायरमेंट तो हवाई जहाज़ों को 5,500 फीट है लैंडिंग की, ये 11,000 फुट की, लगभग 10,000 कुछ फुट की, लगभग 11,000 फुट की हवाई पट्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवाई पट्टी की तरफ एक ऊंचा जॉगर्स पार्क जो हम बोलते हैं, एक ऊंचा 750 फुट ऊपर पहाड़ी इलाका है, तो उस इलाके को ऊपर से कोई हवाई जहाज़ लैंडिंग नहीं कर पाता है, तो सारे हवाई जहाज़ एक ही तरफ से लैंडिंग करते हैं, इसीलिए हवाई पट्टी इतनी लंबी है।
हमारे फौजी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हवाई जहाज इस दिशा से लैंड कर सकते हैं जॉगर्स पार्क से ऊपर, क्योंकि इनकी अलग काबिलियत और क्षमता होती है। ये हवाई पट्टी बाकी हवाई पट्टियों की तरह हर 10-12 साल में इसको रीसर्फिस करते हैं, ताकि इसके जो कंकड़ हैं वो बाहर निकल के फिर पूरा जेट इंजन को डैमेज ना करे, फिर कोई भी हवाई जहाज नहीं लैंड कर पाएगा। इसके अलावा 2016 में होम सेक्रेटरी साहब ने, गृह सचिव साहब ने एक चिट्ठी रक्षा सचिव को लिखी थी कि आइलैंड के विकास में ये एक क्लासिफिकेशन होता है हवाई पट्टी का, PCN 40 जैसे बोलते हैं, तो सिर्फ एक वजन के हवाई जहाज उसमें लैंड कर सकते हैं। हमारे देश में उड़ान स्कीम के तहत अब सारे हवाई पट्टियों का इतना विकास हो गया है कि PCN 70 के हवाई पट्टियाँ देश भर में बन गई हैं, करीब करीब बड़े शहरों में। हमारे पास जहाँ से भी हवाई जहाज आते हैं, चाहे चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सिकंदराबाद, इन सब का PCN 70 क्या PCN 80-90 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। मतलब जो आज बड़े हवाई जहाज हैं, जो ज़्यादा पैसेंजर ला सकते हैं, जो ज़्यादा पैसेंजर की वजह से जिसकी टिकट की कीमत, मूल कीमत कम हो जाती है, उधर से टेक ऑफ हो सकते हैं, मगर हमारी हवाई पट्टी पे तो लैंड नहीं कर सकते। आधा हवाई जहाज आप वज़न कम करने के लिए खाली रखेंगे तो फिर टिकट की कीमत भी बढ़ जाएगी, फिर अखबार में आता है, ट्विटर पे आता है कि इतने महंगे टिकट क्यों हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये आदेश दिया था कि ये PCN 40 से PCN 70 करा जाए। मगर ये बात इतनी आसान नहीं है। PCN 70 करके जो वाइड बॉडीड हवाई जहाज होते हैं, जिसमें वो जो स्टूअर्ड और एयर होस्टेस चलती हैं, वो एक उसमें नहीं 2 जगह चलती हैं, उसमें पैसेंजर लोड भी ज़्यादा हो जाता है। मगर ये वाइड बॉडीड हवाई जहाज को सेंटर लाइन से लेफ़्ट राइट कुछ ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। सिर्फ हवाई पट्टी नहीं, उसके लेफ़्ट राइट भी आपको, नहीं तो इतना आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, हवाई पट्टी PCN 70 हो गई है, फिर भी वो बड़े हवाई जहाज नहीं लैंड कर पाएंगे। ये सबका लोगों को एहसास है, मगर ये सीस्मिक जोन होने के कारण हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं, टेंडर अपलोड करते हैं और ग्राउंड पे काम करते हैं। एक इंजीनियर इन चीफ ब्रांच है आर्मी हेडक्वार्टर में दिल्ली में, इसकी टेक्निकी स्पेसिफिकेशन वो भांपती हैं। एक बड़े सोच समझ के साथ, जब देश के करीब इतने 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, रनवे रिपेयर मैनेजमेंट टीम RRMT ने आके और इधर की नमी को ध्यान में रखते हुए, बारिश को ध्यान में रखते हुए, सीस्मिक जोन 5 को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि इसमें ये जो 4 लेयर हैं, इसमें एक अलग से लेयर, सामी लेयर जिसको बोलते हैं, एक जाल की तरह एक लेयर होती है, ताकि अगर कोई अर्थक्वेक आए तो वो हवाई पट्टी को क्रैक ना होने दे। ये सामी लेयर की एक रिक्वायरमेंट है कि ये बाकी लेयर्स के साथ चिपकने के लिए अलग से लेयर ले होनी पड़ती है, जिसके लिए 4 दिन का समय लगता है। 1 दिन उसको तैयार करने में, 1 दिन उसको ले करने में, 2 दिन उसको ठंडा होने में, और ये बारिश में नहीं हो सकता। तो ये 4 दिन क्लोजर का साइकिल का वो एक प्रोग्राम बना के, मैं तो जब आया था मुझे बताया गया तो मैं संक्षेप में गया, मैंने विस्तार से ब्रीफिंग्स ली और उन्होंने कहा हम 42 हफ्ते इसको ऐसे बंद करेंगे, 4 दिन क्लोजर। और प्लानिंग के अनुसार मुझे बताया गया कि सर हफ्ते में 7 दिन में 4 दिन बंद होगा, 3 दिन खुला रहेगा, और ऐसा 42 हफ्ते होगा बिना बारिश के हफ्ते। और हमें पता है साल में 2 बार बारिश होती है। तो मैं कहा ऐसे तो हमारे आइलैंड वासियों का टूरिज्म का विकास नहीं होगा। हमने उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट किया कि ये हिस्सा हम बाद में कर लेंगे, ये हमारा नेवी का हिस्सा है, हम अलग से करेंगे। और हमने प्रपोजल भेजा कि ये हम खींच तान के इसका 24 हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे प्रपोजल के अनुसार ये 24 हफ्ते पिछले साल 2022 के मानसून से पहले, जून से पहले सब खत्म हो जाता। मगर फिर उन्होंने ये देखा कि नहीं सर, हम ये 24 हफ्तों में ये नहीं ख़त्म कर सकते और हमें तो 2 हफ्ते में एक बार चाहिए क्लोजर। तो कोई का स्कूल का बच्चा भी बताएगा कि अगर आप समय डबल कर रहे हैं, क्लोजर ऑल्टरनेट हफ्ते कर रहे हैं, तो समय भी डबल हो जाएगा। फिर बीच में मानसून आएगा तो फिर अगले साल मानसून से पहले जाएगा। बहरहाल ये तो पुरानी बातें हैं। अब कितने हफ्ते बचे हैं? अभी मेरे ख्याल से हम बहुत खुश हैं कि अभी बारिश नहीं आई, नहीं तो कई दफ़ा अप्रैल में बारिश आ जाती है। हम उम्मीद रख रहे हैं, अभी तक 2750 मीटर ख़त्म हो चुका है। जब मीटिंग्स करी थी एयरलाइंस के साथ, किसी ने 2050 मीटर मांगा था, किसने 2250 मांगा था, 2550 मीटर आखिरी एयरलाइन ने मांगा था, 60 मीटर उसके बाद सेफ्टी का मार्जिन होता है। मगर आपको खुशी होगी ये जान के कि 2750 मीटर ख़त्म हो चुका है। महीने में 2 साइकिल होती हैं 4 दिन बंद होने की, हर ऑल्टरनेट वीक में 4 दिन बंद रहता है। अप्रैल की 2 साइकिल हैं, मई की 2 साइकिल हैं। ये सब 4 लेयर होने के बाद उसके ऊपर एक सीलेंट लेयर लगता है, ताकि बारिश का पानी अंदर जाके जल्दी से इसको हवाई पट्टी को ख़राब ना कर पाए। 500 मीटर सीलेंट लेयर हो चुका है ख़त्म। ये अगली साइकिल तक 650 मीटर और लग जाएगा
और 18 से 21 की जो साइकिल है या मई के आखिर तक सारा सीलेंट क्लियर हो जाएगा। हमने इसको इस मुताबिक करा है। मैं बहुत आभारी हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, केशव चंद्रा साहब, हम ATC में गए थे और हमने कहा ये सामने देखें, आपका एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन करने वाले आदमी हैं, हवाई पट्टी भी वही बना रहे हैं, एयरपोर्ट के सामने का, नए एयरपोर्ट के सामने का एप्रन भी वही बना रहे हैं। अभी ये हवाई पट्टी से जो टर्मिनल है जहाँ लोग जिस पे उतरते हैं और बैठते हैं, उस टर्मिनल के बीच में मौजूदा 3 रास्ते हैं जो फिंगर के तौर पे हैं, जहाँ टैक्सी करके अंदर जाता है हवाई जहाज, जिसको हम W1, W2, W3 बोलते हैं। ये जो W3 का रास्ता है ये है लगभग 2700 मीटर के ऊपर, और उसके बाद एक नया वाला इंटरनेशनल टर्मिनल के साथ W4 बन रहा है। तो जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मैंने एक साथ इसका मुआयना करा था तो हमने देखा था कि अगर टर्मिनल हमारा बन गया और ये W4 समय से तैयार नहीं हुआ या उसके सामने का, तो फिर आना जाना कैसे होगा उस टर्मिनल पे। मगर मुझे खुशी है, सिविल साइड का जो असेसमेंट था चीफ सेक्रेटरी साहब ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मई के आखिर में एक साथ सब समाप्त हो जाएंगी। जहाँ तक हमारा काम है, हम तो हवाई पट्टी मई के शुरू में रेडी करके अपनी तरफ से छोड़ देंगे। 60 मीटर हम आगे का भी काम है और अपना 2750 के आगे 60 और 100 मीटर के करीब सेफ्टी मार्जिन छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया ये 2021 में ही हमने रिव्यू करा था, जो लास्ट में जहाँ भी टर्निंग पैड है उधर टर्निंग में PCC जिसको पेमेंट क्लास कंक्रीट बोलते हैं, जैसे सफ़ेद सीमेंट जो होता है दोनों तरफ, ताकि लैंडिंग लोड ज़्यादा हो जाए या फाइटर टेक ऑफ कर पाएँ, ये PCC का काम बारिश में भी चल सकता है। और हम जब W4 तक का क्लियर रास्ता दे देंगे उसके बाद हमारे समय में भी चल सकता है, दिन रात भी चल सकता है। मगर जहाँ तक सिविल ऑपरेशंस का सवाल है, इस मिलिट्री हवाई अड्डे पे हमें बहुत फ़ख्र की बात है। बाकी हमने सुनने को आया था, अखबार में कई दफ़ा पढ़ते हैं कि सिविल एयरपोर्ट अथॉरिटी कई जगह नेवी और एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स में अनुमति मांगते रहते हैं कि हमें और हवाई जहाज़ लाने की अनुमति दें। हमें बहुत खुशी है, अंडमान निकोबार कमांड में जो भी हवाई पट्टी हैं आपके हैं, हमारे हैं, और अगर इससे अगर टूरिज़्म का विकास होगा हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जब हम अभी हवाई पट्टी हैंडओवर करेंगे, इसमें एक छोटा बकाया प्रोजेक्ट थोड़ा सा और है, माफ़ी का, मेंटेनेंस ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत लाइटें आ गई हैं, सब कुछ मार्किंग आ गई हैं जो मार्केट होती है हवाई पट्टी के ऊपर। उसके तहत हमारी तरफ से जब आप हैंडओवर करेंगे तो दिन और रात ऑपरेशन हो सकते हैं, तो मतलब रात भर लैंडिंग हो सकती है। आप अभी 25 हवाई जहाज आ सकते हैं, आप टूरिज्म ऑपरेटर से पूछें, जब 25 हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं तो 16 सिर्फ क्यों लैंड करते हैं। हमने 3 से 4 बजे तक टाइमिंग बढ़ाया, मगर अगर आप 25 ला सकते हैं और आप सिर्फ 16 ला रहे हैं और टिकट की कीमत ऊपर जा रही है, तो ये मेरा जिम्मेवारी का इलाका नहीं है। मगर मैं आपके माध्यम से ये फ्लैग ज़रूर कर रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने, मैंने इस पर विश्लेषण भी किया है कि ये क्या कारण है कि जब 4 बजे तक एक लैंडिंग में 25 फ्लाइट आ सकती हैं तो सिर्फ 16 क्यों आनी है और टिकट की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं। मतलब नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ के साथ पूरा हैंडओवर होगा। अभी तो दिन लैंडिंग में 25 फ्लाइट आ सकती हैं और सिर्फ 13 आ रही हैं, नाइट लैंडिंग में तो 60-70 आ पाएंगी। तो मैं सारी मतलब जो भी सुविधाएं हैं जो आपको चाहिए एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे सब आप रेडी करके रखें, हम रेडी करके, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो क्या करना चाहते हैं। और हम इतने फख्र से कह रहे हैं कि ये हमारा नेवी का एयरफील्ड है, अब तो अंडमान निकोबार कमांड का है, उधर हमारी कमांड में कोई अलग एयरफील्ड बनाने की कोई योजना, ताकि ये नेवी, इसका मैंने सुना है कि एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, मगर हमारा पूरा इकोसिस्टम इधर है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और का एक कमेटी होता है, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सबसे उच्च कमेटी है। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने 2-3 बार इस पे बड़ा निर्णय करके फैसला दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम अपना थोड़ा मदद दे सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, मगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद भी हमारा तो यही मेन ऑपरेशनल एयरपोर्ट रहेगा। जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हम बहुत खुश होंगे, इधर से थोड़ा लोड कम होगा तो फिर हमारे फ्लाइंग ऑपरेशंस बढ़ सकते हैं। मगर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आप 100 फ्लाइट भी लाएंगे हम अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे, हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, जितनी फ्लाइट आ रही हैं उनके लैंड। चलिए, बहुत अच्छी बात बताए लेफ्टिनेंट जनरल सर। अब अगर हम बात करें कि जो कमांड की जो नेवल हवाई पट्टियां का जो प्रयोग नागरिक उड़ानों के संचालन के लिए करने के लिए कोई एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, एक शिवमेर INS ख्वास है और एक MLV में INS बाज है, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है? ये 2 एयरफील्ड जो है, आप सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 4 की बात करूंगा। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे, जैसे मैंने कहा, हमारी जो सुविधा देश की सुविधा है, कोई हमारी अपनी नहीं है, और जब देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। हम सब नागरिक हैं। नॉर्थ से अगर आप लें तो नॉर्थ अंडमान में एक डिगलीपुर हमारा है,
एक बेस है, मगर मैं डिगलीपुर के नाम से बोलूँगा। उधर एक हवाई पट्टी है जिसमें डॉर्नियर क्लास के हवाई जहाज लैंड करते थे। हम उसको 9000 फुट की हवाई पट्टी बना रहे हैं। ज़मीन मिल गई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है, बहुत समय लगा है, अब इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मगर आगे जाके ये 9000 फुट पे आ जाएगा। इस पे MOU ऑलरेडी साइन हो गया है। इस पे 4 बिल्डिंग भी हैंडओवर हो चुकी हैं। पोटा कैबिन हमने हैंडओवर कर दिए हैं ताकि उस पे जो कोहासा, जो हमारा INS कोहासा है, ये 4 पोटा कैबिन जो हमने हैंडओवर करे हैं, उस पर उड़ान की स्कीम, उड़ान की फ़्लाइट मेरी तरफ से तक हेलीकॉप्टर भेजा था रीसर्फेसिंग का इंस्पेक्शन करने के लिए। टीम भेजी थी चेतक हेलीकॉप्टर में। हमारे भी हवाई जहाज रुके हुए थे, वो जो रीसर्फेसिंग हो रहा था, उससे उड़ान की स्कीम MOU साइन हो गया है। पोटा कैबिन हो गए हैं, डिगलीपुर में हैंडओवर करें। उसके नीचे आते हैं पोर्ट ब्लेयर, उसकी मैं आपसे बात कर ही चुका हूँ। इसके नीचे आते हैं कार्निक PCN-40 हवाई जहाज है। उसमें हमने, किसी ने अभी तक MOU की स्टेज आई नहीं है, मगर हमने एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक का क्लियरेंस दिया है। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी के बाउंड्री वॉल के साथ एक वो टर्मिनल बना रहा है जहां ये हेलीपोर्ट बनेगा और हेलीकॉप्टर आएंगे। मेरी तरफ से हेलीकॉप्टर के अलावा आप हवाई जहाज लेके आएँ। और साउथ में है कैम्पबेल बे, जो मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड है। डॉर्नियर विमान चलती थी, लोगों की मांग थी, तो ऐसा कोई योजना है आपका कि कोई डॉर्नियर विमान चलाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा हो सके? देखिए, डॉर्नियर विमान पहले हमारे पास रोटेशन में ड्यूटी पे आते थे। येलाहिंका से आते थे, दिल्ली से आते थे, हाशिमारा से आते थे, कुछ दिन आते थे, ड्यूटी करके जाते थे। जब एयर चीफ साहब इधर आए थे, उन्होंने मुआयना किया, मेरे साथ डिस्कशन किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। एक 19 स्क्वाड्रन उन्होंने खड़ी करी, पुरानी थी, उसको रिससिटेट किया और परमानेंट 19 स्क्वाड्रन को कार्निक में हमने बेस किया है, जिसके अपने डॉर्नियर हैं। 2 थे, अभी तीसरा भी आ गया है। मगर जैसे मैंने आपको बताया, इन डॉर्नियर का अलग टास्क है। हाँ, आइलैंड वासियों के लिए भी हैं, हम कैजुवैक में भी इस्तेमाल करते हैं। जब मौसम ठीक होता है, सी स्टेट 3 के ऊपर, ये इनके लिए भी सेफ्टी नहीं रहता चलने का। तो जो सेफ्टी की सुविधाएं हैं और जो एक्चुअली में 3 या 5 पैसेंजर से ले जाने की काबिलियत है, ज़्यादा ले जाने की काबिलियत है, वो तो तभी होगी जब ATR क्लास का हवाई जहाज आएगा। हमारी मरीन पुलिस ने, जो हमारी फिशरमैन मछुआरा कम्युनिटी है, उनके साथ इतना अच्छा तालमेल रखा है कि हमारे एक्चुअली आँख और कान तो हमारी फ़िशिंग कम्युनिटी है, जो कि रोज़ बाहर जाते हैं मच्छी पकड़ने। अगर वो कोई उनको देखते हैं जो अपना नहीं है, अपना मोबाइल उठा के मरीन पुलिस को इत्तला करते हैं, हमारा फॉरेन जॉइंट ऑपरेशन सेंटर को कहते हैं, तो ये हमारे द्वीपवासी ही हमारे आँख और कान हैं, जो कि जिस मात्रा में हमारे कोस्ट गार्ड और नेवी जा सकते हैं, उससे तो बहुत बड़ी मात्रा में रोज़ ये हमारे आँख और कान बन के कई दफ़ा खतरनाक सी स्टेट में भी बाहर जाते हैं। पहलू है। दूसरा पहलू ये है, मैंने आपको बताया, जो एकत्रिता हमारी हुई है, हासिल हुई है। देश ने कितना पैसा खर्च किया है, टैक्स पेयर का पैसा है, नेवी को सशस्त्र बनाने में, कोस्ट गार्ड को सशस्त्र बनाने में। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि इधर कोई मेरा तेरा नहीं है, हम सब एकमात्र हैं, एक ही कमांड का हिस्सा हैं। और एक ही कमांड नहीं, LG साहब के देखरेख में LG साहब ने 1 फ्लैग कॉन्सेप्ट शुरू करा है। LG साहब के नीचे हम सब एक साथ एकमात्र होके हमारे द्वीप समूह की रक्षा के लिए तैनात हैं। और खुशी की बात यह है, मेनलैंड में चाहे कुछ जिम्मेवारी नेवी की है, कुछ कोस्ट गार्ड की है, और हमारा 26/11 के बाद, मुंबई के हादसे के बाद, रक्षा मंत्रालय ने 2009 फरवरी में एक ऑर्डर निकाला था कि जो कमांडर इन चीफ हैं वो कोस्टल डिफेंस के जिम्मेवार हैं। जो कोस्टल डिफेंस है उसका एक छोटा आंकड़ा है कोस्टल सिक्योरिटी, जो कोस्ट गार्ड की देखरेख में होता है। कोस्टल सिक्योरिटी से बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस है, जिसमें कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों शामिल होते हैं। मगर हमारे लिए खुशी की बात है, अंडमान निकोबार कमांड में तो 2001 से ये ऑलरेडी एक साथ एकमात्र होके जॉइंट ऑपरेशन सेंटर के नीचे शामिल थे। हमने इनके काम को बहुत अच्छी तरह, जब से CDS नियुक्त हुए थे 1 जनवरी 2020 में, तो अंडमान निकोबार कमांड का एक्चुअली और बहुत उभर के आगे आया है, क्योंकि रावत साहब जो पहले CDS थे, उनके डायरेक्ट कमांड के नीचे जो हम ऑपरेट करते हैं, और आजकल जयंत चौहान साहब के नीचे, हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसको उठाने में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे रहते हुए, क्योंकि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी MOD का हिस्सा है, मगर कोस्ट गार्ड से कोई बात करती है तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को जाता है और फिर अलग लेयर उसमें आ जाता है। हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है, हम एकमात्र हैं, और 1 मिनट का आदेश JOC से निकलता है, चाहे कोस्ट गार्ड को निकले और नेवी को निकले। और इसी तरह हमारा कोऑपरेशन चीफ सेक्रेटरी साहब DGP साहब के साथ है, वो हमारे JOC में आके देख चुके हैं कि कैसे 24 घंटे तैनात रहता है JOC। सैटेलाइट्स, इतने नए सैटेलाइट आ चुके, सी गार्डियन हवाई जहाज,
उसका इनपुट, हमारा जो इंडियन ऑपरेशन सेंटर है, मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर गुड़गांव में, उसका इनपुट। सो ये बहुत सारे इनपुट और एकत्र होके जो कार्रवाई हो रही है, इस सब के फलस्वरूप जो आपने सवाल पूछा कि कैसे है कि ये जो इलीगल कार्रवाई है ये कम हो गई। मेरे ख्याल से जब लोग पकड़े जाना चाहते हैं, ये जो चोरों का भी जो कम्युनिटी होती है, बोलते हैं उधर मत जाओ और उधर लोग संतरी तैनात है, एकीकृत कमान का फायदा तो ये सब शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत वाजपेयी जी के नीचे 1999-2000 के फैसले पे शुरुआत हुई। और उसके बाद मुझे खुशी है, अभी सरकार ने 2017 में क्या फैसला लिया, उन्होंने कहा ये विभाजनीय कार्रवाई से हमारा फायदा नहीं है, देश का हित नहीं है। इधर की जमीन कुछ आर्मी की थी, कुछ नेवी की थी, कुछ एयरफोर्स की थी, कुछ कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी से सलाह मशवरा लेके 2017 में एक ऑर्डर निकाला, ये सारी सरकार की ज़मीन है, ये आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स की ज़मीन नहीं है, ये विभाजनीय कार्रवाई बंद करें। और ये सारी ज़मीन उन्होंने कहा ये सिनकैन की ज़मीन है। सिनकैन मतलब मैं तो उसका कस्टोडियन हूँ, देखरेख का जिम्मेवार हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़मीन है, हमारे देशवासियों की ज़मीन है, हमारी सरकार की ज़मीन है, सरकार भी मतलब देश की ज़मीन है। तो इसमें मेरा तेरा क्या, ज़मीन सारी एक है। हम सक्षम 2-3 फैसलों से हुए हैं, 3 फैसलों से बहुत सक्षम हुए हैं। 2000 फैसला जिसके तहत ये कमांड एकीकृत होकर खड़ा हुआ, 2017 का फैसला जिसके तहत ये सब विभाजनित ज़मीन एकीकृत हुई है, और 2020 का फैसला जिसके तहत एक सीडीएस नियुक्त हुए। हम सिर्फ सीडीएस साहब के नीचे काम करते हैं, ना आर्मी या नेवी या एयर हेडक्वार्टर के नीचे। हाल ही में जो अभी ये जनवरी में 21 द्वीपों का नामकरण जो परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा गया था, और हमें ये भी पता है कि आपकी ये 4वीं या 5वीं पीढ़ी है जो कि देश की सेवा करते आ रही है, तो आप इसको मनोबल ऊंचा उठाने में, कमांड का जो मनोबल ऊंचा हुआ है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? 24 घंटे हमारे सीमाओं पे सैनिक तैनात हैं, बर्फ़ में, बारिश में, हमारे नदियों में हमारे नेवी के, हमारे नाविक, हमारे सेलर्स, हमारे कोस्ट गार्ड के सब तैनात हैं। ये देश की रक्षा के लिए तैनात। इस तैनाती में ये अपनी जान पे परवाह नहीं करते हैं। बहुत समय से, पहले अंग्रेज़ों के समय में अलग था, आज़ादी के बाद हमने अपने पुरस्कार ऐलान किए हैं जो कि मिलिटेंट्स के साथ काउंटर इंसर्जेंसी में लड़ते हुए अलग नाम के हैं। सबसे ऊंचा शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र। इसी तरह लड़ाई में दुश्मन के साथ लड़ते हुए वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। किसी भी जो आदमी यूनिफॉर्म पहनता है, और हमारे देशवासियों को भी एहसास है कि जो सबसे ऊंचा सम्मान है वो परमवीर चक्र है। देश में आज तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं, और इन परमवीर चक्र के हमारे नज़रिए में ये तो अमर हैं। इन परमवीर चक्र की याद में अगर 21 द्वीपों को नामकरण किया है इनके पीछे, इससे बड़ा क्या कदम है? मेरा ख्याल है दुनिया का कोई देश नहीं होगा जिसने ऐसा कदम उठाया हो। गौरवपूर्ण और शौर्यपूर्ण जो सेवाएं हैं देश के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देने के बाद आप सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे, तो ये जो कमांड के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में आपका कार्यकाल कैसा रहा? गौरवपूर्ण या शौर्यपूर्ण जो आपने बोला है, इसका तो मैं जज नहीं हूँ, और जज होंगे। हाँ, 17 दिसंबर को मेरे 39 ईयर्स पूरे हो गए हैं। 18 सितंबर 1858 में मेरे नाना जी के दादाजी ने भर्ती ली थी फौज में, फिर उनके बाद उनके लड़के ने ली थी, उनके हमारे नाना जी के पिताजी ने। हमारे नाना जी के 4 लड़के हुए थे, पहले कुछ दिनों में गुजर गए थे। हमारी माता जी अकेली बेटी थी, उसके बाद मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज में हूँ। तो पिछले साल सितंबर में 164 साल पूरे हो गए हैं। मुझे बहुत फ़क्र है। ये मेरा ख्याल है देश सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है, और बहुत भी माध्यम है, मगर बहुत अच्छा माध्यम है। और मैं तो 16वां कमांडर इन चीफ हूँ। हमारे से पहले बहुत काम किया था 15 ने, और हर एक कमांडर इन चीफ अपने नज़रिए से सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ एक कोशिश करते हैं। वो कोशिश कितनी कामयाब हुई, कितना इसका नतीजा आगे जाके निकलेगा, ये सब का तो जज आप होंगे, हमारे द्वीपवासी होंगे, बाकी लोग होंगे, मगर कोशिश ज़रूर की थी। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने देश की सुरक्षा में अंडमान निकोबार कमांड और द्वीपों की सुरक्षा में अंडमान निकोबार कमांड की क्या भूमिका है और आपका अब तक का कैसा अनुभव रहा, इस पर आपने बहुत सारी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में आपने जानकारी दी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।